वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार एक आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज मैंने कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना का उदाहरण दिया है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना बनाई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 9 कॉलम कौन कौन से हैं। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना, चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और 9वां और लास्ट कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो आइए जानते हैं कि हम कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। तो अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में हमें ऐसे बिंदुओं को लिखना होता है जो कि हमें इस अध्याय में बच्चों को सिखाना है, और ये बिंदु हमें पाठ्य पुस्तक में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जो भी बिंदु पाठ्य पुस्तक में मेन हेडिंग के रूप में दिए होते हैं उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब जिन भी बिंदुओं को हमें बच्चों को सिखाना होता है उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि मैंने पहला बिंदु यहाँ पर लिखा है समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है समीकरणों को हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। चौथा बिंदु मैंने लिखा है रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरणों को हल करना। तो ये बिंदु आपको पाठ्य पुस्तक में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। मतलब जो कुछ भी हमें बच्चों को सिखाना है उन बिंदुओं को हम अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर दूसरा कॉलम होता है पाठ का नाम व क्रमांक। तो इस कॉलम में हमें जो भी पाठ के हम आदर्श शिक्षण योजना बना रहे हैं या जो भी पाठ हमें बच्चों को पढ़ाना है उस पाठ को हम यहाँ लिख देंगे और उसका साथ में क्रमांक पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। फिर देखिए तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो हमें जो कुछ भी बच्चों को सिखाना है उसके लिए हमें कुछ पेडागॉजिकल प्रक्रिया करवानी होती हैं या गतिविधियां करवानी होती हैं। उन गतिविधियों को हमें इस कॉलम में लिखना होता है और ये गतिविधियां बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को रुचिकर लगनी चाहिए और प्रारंभिक स्तर की होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है शिक्षक कक्षा में चार्ट के माध्यम से बताएं। शिक्षक क्या करेंगे कि एक चार्ट लेकर आ जाएंगे, चार्ट पे इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे और बच्चों को बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा है 2x ऋण 3 बराबर 7। तो इसमें हम ऐसे निशान बना देंगे कि भाई ये पूरा एक समीकरण है और ये बराबर को हम यहाँ पर लिख देंगे ये समता है या समता का निशान है। फिर ये जो x है इसको हम चर बता देंगे। फिर हम उस चार्ट के माध्यम से ये भी बता देंगे कि यहाँ पर बायां पक्ष कौन सा है और दायां पक्ष कौन सा है। तो इस प्रकार हम एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को इन सारी चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा है शिक्षक कक्ष में समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें ये तराजू के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि समीकरण के दोनों पक्ष तराजू के पलड़े की तरह संतुलन में होने चाहिए। समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसी संक्रियाएं करनी चाहिए जिससे समीकरण का संतुलन बिगड़े नहीं। तो इस तरह शिक्षक समीकरणों की अवधारणा को बताते हैं। तो इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को एक चर वाले रैखिक समीकरण की समझ अच्छे से उनमें विकसित हो जाएगी।
फिर देखिए चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, जिसे हम कहते हैं TLM। तो आइए जानते हैं TLM क्या होते हैं। तो शिक्षक कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं और यही सामग्रियां TLM कहलाती हैं। तो मैंने यहाँ पर अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कुछ TLM लिए हैं, जैसे चर अचर समता समीकरण, बायां पक्ष दायां पक्ष बताने के लिए चार्ट। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, लेकिन हमारा TLM चार्ट है तो हम यहाँ पर चार्ट लिख देंगे। फिर दूसरा मैंने लिया है डिजिलिब सामग्री और तीसरा मैंने यहाँ लिया है तराजू। जैसे कि हमने ये गतिविधि कराई तो गतिविधि कराने के लिए हमें यहाँ पर तराजू की आवश्यकता होगी, तो मैंने TLM के रूप में तराजू भी लिख दिया है। फिर पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ाने के लिए हमें जितने भी कालखंडों की आवश्यकता होगी उन कालखंडों की संख्या हमें यहाँ लिखनी होती है और प्रति कालखंड का समय भी हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि मुझे इस पाठ को पढ़ाने के लिए 12 कालखंड लगेंगे, मैंने यहाँ 12 कालखंड लिख दिया है और प्रति कालखंड का समय 45 मिनट लिख दिया है। आप अपने स्तर से 12 से ज़्यादा कालखंड भी लिख सकते हैं और 12 से कम कालखंड भी लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक। तो अभी तक हमने इस अध्याय को पढ़ाने के लिए जितनी भी गतिविधियां करवाई हैं और उस गतिविधि को करने के बाद बच्चा जो कुछ भी सीखा है या इस पाठ के अंतर्गत उसे और क्या सीखने की आवश्यकता है, ऐसे बिंदुओं को हमें लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक वाले कॉलम में लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे निम्न प्रकार के समीकरणों को हल कर पाते हैं। x ऋण 2 बराबर 7, दूसरा मैंने लिखा है 6x बराबर 12, 6 बराबर z धन 2। तो इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं या इस प्रकार के बिंदु हम यहाँ लिख सकते हैं और ये बिंदु लिखना बहुत ही आसान होता है। जो भी हमने गतिविधियाँ कराई हैं या अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में जिन भी बिंदुओं को लिखें, अब बच्चा थोड़ा बहुत तो उनमें से सीख ही गया है, तो जितनी चीज़ें वो सीखा है उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मैंने सेकंड बिंदु यहाँ लिखा है बच्चे ऐसे समीकरणों को भी हल कर पाते हैं जिनके दोनों पक्षों में चर उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण भी यहाँ लिख दिया है 3x बराबर 2x धन 18, दूसरा मैंने लिखा है 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो इस प्रकार के बिंदु आप लिख सकते हैं। फिर मैंने तीसरा बिंदु लिखा है कि इबारती सवालों को सरल रूप में बदल पाते हैं। तो आप अपने स्तर से दूसरे बिंदु भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी बच्चों को सिखाया है उसके लिए हमें अब बच्चों का मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन के लिए जो भी हम गतिविधियाँ एवं प्रश्न उपयोग में लाएंगे उनको यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। पहला बिंदु मैंने लिखा है निम्न समीकरणों को हल करिए। पहला 6 बराबर z धन 2, दूसरा y धन 3 बराबर 10 और दूसरा बिंदु मैंने लिखा है दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न मैंने लिखा है निम्न समीकरणों को हल करिए। x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5 और दूसरा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। तो देखिए हमारी कक्षा 8वीं विषय गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो यहाँ पर हमें ऐसे बिंदुओं को लिखना होता है जिसके माध्यम से बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य सीखें, मतलब वो चाहे घर में सीखें या खेल खेल में सीखें, पर बच्चे कुछ ना कुछ इस कॉलम में जो भी हम बिंदु लिखते हैं उसके माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित कोई 3 समीकरण बनाइए और उन्हें हल भी करिए। फिर दूसरा मैंने लिख दिया है बच्चों को टेबल के माध्यम से सरल समीकरण के प्रश्नों को हल करवाना, जैसे
तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले कॉलम में रुपए लिख दिए हैं, दूसरे में पेनों की संख्या और तीसरे में ये समीकरण। तो इस प्रकार से आप दूसरी टेबल भी यहाँ बच्चों को हल करने के लिए दे सकते हैं। फिर 9वां और लास्ट कॉलम है लर्निंग आउटकम्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है सीखने के प्रतिफल, या हम दूसरी भाषा में कहें तो सीखने के परिणाम। इन सब का एक ही मतलब होता है। तो जो भी अध्याय हमने बच्चों को पढ़ाया है या जो भी गतिविधियाँ करवाई हैं, उसके बाद बच्चे ने जो प्राप्ति की है या जो कुछ भी सीखा है, हमें इस कॉलम में उन बिंदुओं को लिखना होता है। तो इन बिंदुओं को लिखना बहुत ही आसान होता है। अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में हमें जो कुछ भी चीज़ें बच्चों को सिखाना होता है, अब वो चीज़ें बच्चा सीख चुका है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बच्चे सरल समीकरणों को हल कर पाते हैं। दूसरा बिंदु लिखा है दोनों पक्षों में चर वाले समीकरणों को हल कर पाते हैं। और तीसरा बिंदु मैंने लिखा है समीकरणों को सरल रूप में बदल पाते हैं। तो इस प्रकार कक्षा 8वीं विषय गणित के लिए अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए मैंने 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान का उदाहरण दिया है। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।